नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमोशनल ईएमएफ। एडी करंट्स नहीं पढ़ेंगे। ये टॉपिक एडी करंट्स को छोड़ के इमोशनल ईएमएफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जो खत्म किया था उसके बाद दो एग्जांपल रह गए थे। ये एग्जांपल 6.4 टेक्स्ट बुक का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। फिगर शोज द प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ और इनटू अ रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction and induced current in each loop using Lenz law. लेंस लॉ को लेके हमें इनमें डायरेक्शन बताना है। चलो, पहला लूप है, उसमें कौन सा डायरेक्शन आएगा? देखो, पहली बात तो वो अंदर आ रहा है, बराबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है, देखो बढ़ रहा है। दूसरी बात, अब अंदर आ रहा है मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसे ऑपोज करेगा। अंदर है बट उसे धक्का मारने की बात ट्राई करेगा, बराबर है, उसको ऑपोज करेगा। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ए। समझाता हूँ। देखो, या तो अंदर रहा है ना बेटा, ये अंदर आ रहा है ना, आया ना तो बोल दो ये अंदर आ रहा है, राइट। अंदर आएगा तो लेंस लॉ क्या करेगा? उसे ऑपोज करेगा, मतलब उसे बाहर धकेलने की ट्राई करेगा। बाहर धकेलने की ट्राई करेगा। कैसे धकेलेगा? जब देखो यहाँ से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, जब ये साइड करंट फ्लो होगा तभी उसे बाहर धकेलने की ट्राई करेगा। अब सेम टू सेम देखो, इसमें ए बी सी, ये बाहर जा रहा है तो ये उसे अंदर रहने की ट्राई करेगा। अंदर रहने की ट्राई करेगा मतलब कहाँ से क्या होगा? अंदर रहने की ट्राई करेगा मतलब ए टू सी, सी टू डी, बी टू ए, मतलब वो क्या करेगा? क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर धकेलने की ट्राई कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अंदर रखने की ट्राई कर रहा है। तो सेकंड हमारा क्या आएगा? ए से सी से बी और बी से ए। थर्ड की बात करते हैं, देखो ये बाहर निकल रहा है तो ये अंदर धकेलने की ट्राई करेगा, मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ए बी सी डी ए। सिंपल सी बात है बेटा, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। बात हो गई खत्म। दैट्स इट। समझे? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? डन। उसके रीजंस आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में मिलेंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 6.5, अ क्लोज लूप। ध्यान से सुनना। अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड between the north and south pole of a two permanent magnet. Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnet? पहली बात तो स्टेशनरी लूप दी हुई है। क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी, कोई भी चीज स्टेशनरी होती है वहां पे कुछ भी जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए का आंसर क्या आएगा? नो। However strong the magnet be, current can be induced only by changing the magnetic flux. दूसरा, a closed loop moves normal to the constant electric field between the plates of large capacitor. Is the current induced in the loop when it is wholly inside the region, when it is partially outside the region? No, current is induced इन आइदर केस, किसी में भी नहीं होगा। करंट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो कब इंड्यूस होगा? जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तब। और ये तो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field to a field free region. देखो बाहर निकल रहे हैं, ओके। यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं विद द वेलोसिटी v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loop. क्रॉस मतलब नॉर्मल है। इन दोनों में से किसमें कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमें बताना है। Induced EMF is expected to be constant only in the case of the rectangular loop. क्यों? In the case of circular loop, the rate of change of area of loop during its passage out of the field region is not constant. देखो, अब ये आपको लूप डायरेक्शन है, बराबर, ये लूप है। जब इतनी बार निकलेगी तो सिर्फ इतना पोर्शन बाहर निकला। नेक्स्ट केस में आधी बार निकली तो और ज्यादा एरिया चेंज हुआ। नेक्स्ट में इतना बार निकला तो बहुत ज्यादा एरिया चेंज हुआ और फिर पूरा बाहर निकल गया। वेरएस रेक्टेंगुलर लूप की बात करते हैं तो पहले इतना एरिया बाहर निकला, फिर आधा एरिया बाहर निकला। आप बोलोगे एरिया तो चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ बट उसके डायमेंशन तो चेंज नहीं हो रहे ना। यहाँ पे उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं और डायमेंशन चेंज हो रहे हैं मतलब एरिया चेंज हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ नहीं होगा। डी फाइव बाई डी टी मतलब क्या होगा, डी बी ए बाई डी टी। बी ए मतलब एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि इसके डायमेंशन सेम होंगे इसलिए, बराबर है। Hence induced EMF will vary accordingly only in the circular loop. Okay? और लास्ट, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय 6.9। बराबर है, यहाँ से साउथ टू नॉर्थ और साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ अंदर जा रहा है, यहाँ पे साउथ अंदर जा रहा है। ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि अभी ये लूप है, यहाँ से आप देखोगे तो साउथ अंदर जा रहा है, बराबर है, यहाँ से आप नॉर्थ अंदर भेजोगे। ओके, उसकी बात चल रही। पोलैरिटी ऑफ ए विल बी पॉजिटिव एंड पोलैरिटी ऑफ बी विल बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज साउथ है, साउथ अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको साउथ दिखेगा। साउथ मतलब क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा 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 ऐसा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, मतलब चार्जेस सारे यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएंगे। the polarity of A will be positive and the polarity of B will be negative। क्योंकि देखो चार्ज जहाँ पे जा रहे हैं उसकी बात चल रही है, चार्ज जहाँ पे जा रहा है उसकी बात चल रही है। so, मैंने आपको बात करी कि भाई यहाँ से आप, क्योंकि कैपेसिटर है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, बराबर है। चार्ज सारा किधर एकमलेट होगा? ए पे। किधर से? बी पे। तो इट इज पॉजिटिव क्योंकि सारा चार्ज इधर आ रहा है, और ये नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ जिसको बोलते हैं। मोशन के कारण ईएमएफ जनरेट होता है, बराबर है। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब समझ रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और टाइम इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। फिगर shows a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move। ये PQRS है, PQ को आप इजीली मूव कर सकते हो, ये उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब आप उसको अंदर लेके जा रहे हो। The road PQ is moved towards the left with a constant velocity v as shown in the figure, assuming that there is a no loss of energy due to friction। फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली होगा, बट हम यहाँ पे थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, v को अंदर लेके जाना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फिर उसका डेरिवेशन हम देखते हैं बेटा। ओके, सो PQRS फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट। पूरा एक देख सकते हो डायग्राम, PQRS एक क्लोज्ड सर्किट बना रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा होगा, क्यों? बिकॉज अंदर लेके जा रहे हैं मतलब वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा, अंदर लेके जा रहे हैं मतलब वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है आपका? ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको बाहर निकालते तो क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हुआ? पक्का? तो देखो, PQ form a closed circuit PQ moves, it is placed in a uniform magnetic field B which is perpendicular। लेंस लो के कारण, वो मैं बता रहा हूँ। आप बोले सर ये डायरेक्शन कहाँ से आया? ये लेंस लो के कारण आया, अभी हमने देखा था, आज ही एग्जांपल स्टार्ट किया था। ठीक है, ये अंदर जा रहा है मतलब क्या होगा? डायरेक्शन देखो, F इजिकल टू BQB, याद आ रहा है ऐसा डायरेक्शन? चलो उसको जान देते हैं। अभी हम लेंस लो तो पता है ना, ये उसे अपोज करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसे बाहर धकेलने की ट्राई करेगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? पक्का? लॉजिक समझ में आया बेटा? लॉजिक समझ में आया क्यों ये बाहर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? बिकॉज ये अंदर जा रहा है तो उसे बाहर धकेलने की ट्राई करेगा। ओके, so it is placed in a uniform magnetic field B which is perpendicular to the plane of the system। देखो एक्चुअली जहाँ अंदर रहा था ये ऐसे जा रहा था और हम ऐसे उसको मूव कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इफ द लेंथ आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, देखो इसमें से आप देखोगे तो ये लेंथ फिक्स है, आर एस एल फिक्स है, आर क्यू चेंज हो रही है, एक्स चेंज हो रही है।
एल फिक्स है, एक्स चेंज हो रही है, ठीक है। एंड आर एक्स इज इक्वल टू एल, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब लोगों को पता है, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब बोलूँ सर कॉस थीटा तो कॉस 90 यहाँ पे, एरिया और बी के बीच में ये ऐसा था, बराबर है, ऐसा था। अब इसका एरिया अंदर जाएगा, बी भी अंदर जा रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री। देखो ये प्लेट ऐसी है, प्लेट ऐसी है, बी भी अंदर जा रहा है और इसका एरिया भी अंदर जाएगा, तो 0 हो गया ना, समझे ये बात को। cos 0 क्या होता है 1, तो बचा क्या b इंटू ए, एरिया मतलब किसका, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हो गया। अब जो ये x है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, x चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं e इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, तो माइनस डी बाय डी टी ऑफ डी एल एक्स, तो e इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा dx बाय dt। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, बट dx बाय dt आपका क्या होगा माइनस b, क्यों, बिकॉज आप चेक कर लो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस बी एल इंटू माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा बी एल बी। क्या आएगा आंसर बेटा बी एल बी, ये फॉर्मूला याद रख लेना, where we have used dx by dt minus v which is the speed of the conductor pq, the induced emf blv, ये जो induced emf blv है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मोशनल emf बोलते हैं। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। अब एक्सप्लेन द मोशनल emf बाय द लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स मतलब, लॉरेंट्ज फोर्स पता है ना क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स हमने आगे देखा था। It is possible to explain the motional EMF expression by invoking the Lorentz force acting on the free charge carriers conductor PQ, जो हमारा डायग्राम है वो यही है। Consider any arbitrary charge Q in the conductor PQ, ये देखो ये हमारा PQ है ना, उसमें कोई भी चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज तो मूव होगा, आर्बिटरी कोई भी एक चार्ज ले लेना हमें उसमें, ठीक है। When the rod moves with the speed v, the charge will also be moving with the speed v, क्योंकि जब रोड मूव कर रहा है तो चार्ज रोड के अंदर है तो चार्ज भी मूव करेगा, और वो भी कहाँ पे बी में मूव करेगा। द लॉरेंट्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी क्यू वी बी, पता है मैंने आपको लॉरेंट्ज फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी बोला था, याद है कि नहीं, बस वही है। एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द क्यू, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द क्यू मतलब कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा, चार्ज नीचे जाएगा इसलिए तो करंट ऊपर जा रहा है ना, चार्ज और करंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, चार्ज नीचे जाएगा, करंट इसलिए तो ऊपर, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चार्ज नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हो। एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स क्यू, ऑल चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, उसके अंदर जितने भी, ये तो हमने कोई भी एक चार्ज लिया, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें कितने चार्ज होंगे, बहुत सारे, सबको सेम फोर्स लगेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन रोड पी क्यू। मान लेते इतना बड़ा रोड था, अब यहाँ पे कोई चार्ज हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सब नीचे जाएंगे और सबके ऊपर सेम फोर्स लगेगा क्यू बी बी, क्योंकि सबकी वेलोसिटी क्या है फिक्स है, चार्ज की वैल्यू क्यू फिक्स है, बी की वैल्यू फिक्स है, तो क्या होगा सब पे सेम फोर्स लगेगा और सब पे डायरेक्शन भी क्या रहेगा नीचे। क्लियर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, आप सबको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल, एल कैसे होगा सर, चार्ज यहां से लेके यहाँ पे आ रहा है ना, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, है ना, चार्ज को मूव करना है तो इधर से इधर आ रहा है तो वो तो पूरा लेंथ है, तो क्यू बी बी एल। और ईएमएफ आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, पावर ईएमएफ मतलब क्या होगा आपका वोल्टेज, V इज इक्वल टू, इवन आपने 12th में पढ़ा है, V इज डब्ल्यू बाय क्यू, इसको डिवाइड करो डब्ल्यू बाय क्यू क्या आ गया बी एल वी, क्यू क्यू कट हो गया बी एल वी। तो आप उसको लॉरेंट फोर्स से भी निकाल सकते हो और आगे जो हमने देखा मोशनल ईएमएफ उससे भी निकाल सकते हो। आगे समझ में, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, Faraday verified by numerous experiments in the case of stationary conductor, the force on its charge is given by, आपको पता है force is equal to Q EV cross B, ये V velocity है, ये V velocity है, बराबर है, ये velocity है। अब मान लेते हैं फॉर अ स्टेशनरी चार्ज,
v इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्यू ई हो जाएगा। Thus, any force on the charge must arise from the electric field term E alone. Therefore, to explain the existence of induced EMF or induced current, we must assume that a time-varying magnetic field generates an electric field. तो आप बोले सर यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो F इजिकल टू क्यू ही है। समझना बहुत ध्यान से समझना। भैया क्या बोल रहे हैं, भैया ये बोल रहे हैं कि F इजिकल टू क्यू ई वी क्रॉस बी है। मान लेते हैं चार्ज स्टेशनरी है, तो ये तो जीरो हो गया, तो F इजिकल टू क्यू ई मतलब उसमें फोर्स तो लग रहा है, तो इसमें फोर्स लग रहा है और हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ को एक्सप्लेन करना है, इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट को एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो ई जनरेट हो रहा है वो किधर से आ रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी से आ रहा है। बी तो जीरो नहीं है ना, वी जीरो है, तो जीरो इंटू बी तो जीरो हो गया। इसका मतलब बी एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये क्या जनरेट हो रहा है, उसके कारण ये ई जनरेट हो रहा है, generates an electric field. However, we hasten to add the electric field produced by static electric charge have properties different from those produced by time varying magnetic field. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उससे काफी अलग होती है। ओके, we learned that charges in motion can exert force torque on a stationary magnet. Conversely, a bar magnet in motion can exert a force on the stationary charge. मान लो ये स्टेशनरी चार्ज है और ये मैग्नेट है वो मोशन में है, तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। दिस इज द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द फैराडेज डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। समझ रहे हो, ये स्टेशनरी चार्ज पे भी देखो फोर्स लग रहा है, कौन सी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये बता दिया। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और इस पे वो फोर्स लगा रही है स्टेशनरी चार्ज। बस इतना ही समझना, ये टोटली थियरी कॉन्सेप्ट है, बस ज्यादा दिमाग में नहीं है, टेक्स्ट बुक में था इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 6.6, एग्जांपल 6.6, अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड, ये देखो 1 मीटर लॉन्ग लेंथ है वो रोटेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड विद वन हिंज्ड एट द सेंटर, सेंटर में उसको फिट करके रख दिया, and the other end at the circumference of the circle, circumference मतलब ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, ओके, और जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। अब ये पूरा ये रोटेट होगा, जैसे हम क्लॉक रोटेट करते हैं ना वैसे रोटेट होगा। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1t इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल मतलब समझ रहे हो, पैरेलल, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1t पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, हमको एक चीज नहीं पता चल रही थी, वो ये था कि पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट। तो देखो ये कोई भी ये रिंग होती है ना, तो पैरेलल टू द एक्सिस मतलब ये उसकी एक्सिस होती है, तो रिंग ऐसी है, बी भी नीचे जा रहा है, एक्सिस भी नीचे जा रही है, मतलब एक्सिस और बी क्या है, पैरेलल है। समझे बेटा? तो अब इसका सॉल्यूशन करना है। देखो, as the rod is rotated, free electrons in the rod moves towards the outer and due to the Lorentz force and gets distributed over the ring. आप अगर रोटेट करोगे तो हमेशा ये बाहर जाएंगे, ओ से लेके क्यू, क्यों बाहर जाएंगे वो पता है ना, हमेशा अगर हम अंदर रोटेट करते तो नीचे आते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये रोड है ना, तो जहाँ पे रोड रोटेट करोगे तो बाहर जाएंगे और सारे इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Thus, the resulting separation of charges produce an EMF across the end of the road. इसलिए फिर सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो दोनों यहाँ पे थोड़े बहुत चार्ज है, यहाँ पे थोड़े बहुत चार्ज है, इसलिए EMF इंड्यूस होगा। एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ EMF देयर इज नो मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक टाइम आएगा जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा एंड अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। यूजिंग इक्वेशन ऑफ EMF ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF जनरेटेड अक्रॉस द लेंथ dr, मान लेते हैं छोटी सी लेंथ के पहले, क्योंकि पहले छोटी सी लेंथ का कैलकुलेट करेंगे फिर टोटल का, as it moves at right angle to the magnetic field। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंडर है और रोड ऐसे घूम रहा है, तो वो उसके 90 डिग्री पे घूम रहा है ना, ठीक है, तो ये उसका पहला डिस्क्रिप्शन है। अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब जो छोटा डी है, डी आर है, उसके कारण कितना प्रोड्यूस होगा, छोटा सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा,
और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, बी एल वी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी वी डी आर। क्या आएगा बेटा, बी वी डी आर आएगा। क्यों बी वी डी आर आएगा, तो देख लो, उसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, तो आप बोलो वेलोसिटी क्या गिवन है, ओमेगा गिवन है। अरे भाई ओमेगा है तो उसे वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें छोटे 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 ऐसे सब पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, और यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन किसका होगा, डी आर का होगा। किधर से लेके, जीरो से आर। रोड की लेंथ जीरो से लेके, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, सो जीरो से लेके आर, रोड की लेंथ जीरो टू आर हो जाएगी। समझे बेटा, क्लियर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी का इंटीग्रेशन ई बी वी, और ये क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि डी आर का इंटीग्रेशन आर, डी आर का इंटीग्रेशन आर फ्रॉम आर टू जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा, बी वी आर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक है क्योंकि हमारे पास v नहीं गिवन है, तो ओमेगा के फॉर्मेट में v को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी आर फ्रॉम जीरो टू आर, ये हो जाएगा e, जीरो टू आर, बी वी की जगह पे ओमेगा आर, डी आर हो जाएगा। अब देखो b कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट निकाल लो बाहर, जीरो टू आर डी आर हो जाएगा। और r का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, r का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाय टू, तो ये हो गया जीरो टू आर, ये लोअर लिमिट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू। और आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, देखो बी गिवन है 1 टेस्ला, ओमेगा गिवन है 50 रेवोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा फाइंड कर सकते हो। और आर गिवन है 1 मीटर का, सारी वैल्यूज डाल दो, तो देयरफॉर ईएमएफ कितना होगा, 1, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ की जगह पे 50 इंटू आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर दो, 50 इंटू 3.14। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 157 वोल्ट। क्लियर हो गया, तो ये उसका आपका आंसर निकला। डन, डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a wheel with 10 metallic spokes, ठीक है, each of 0.5 meter long is rotated with the speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field. ओके, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो अंदर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंदर है, तो उसको ऐसे रोटेट करना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और रोटेट ऐसे कर रहे हो, उसका परपेंडिकुलर हो गया ना। मतलब जो अभी हमने आगे एग्जांपल देखा था वही है, हमने जो अभी आगे एग्जांपल देखा था वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क है, तो देखो 10 मेटेलिक स्पॉक्स है, इससे इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी हर एक की लॉन्ग कितनी है, तो आर कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। एच ई बी, वही हमारा बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0.4 गॉस, गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और एफ कितना दिया हुआ है 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। हमारे पास ई का फॉर्मूला पता ही है हमें, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी की जगह पे क्या डालेंगे बताओ बेटा, 0.4 इंटू 10⁻⁴। ओमेगा की जगह पे क्या डालेंगे बेटा, ओमेगा 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 2 पाई, और एफ की जगह पे 2, और आर स्क्वायर की जगह पे 0.5 का स्क्वायर। सब कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। ओके, तो आप बोले सर यहाँ पे 10 मेटालिक स्पोक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो ऐसे होता है ना 10 मेटालिक स्पोक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको स्पोक्स बोलते हैं, जैसे वो व्हील के बीच में नहीं होते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, आगे बढ़े बेटा। ओके, एनर्जी कंसिडरेशन, अब ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा एक और दो एक टॉपिक है वो ले लेते हैं। एनर्जी कंसिडरेशन मतलब क्या होगा, क्या आपको पता है बेटा कि फिगर ये रहा, फिगर कॉपी पेस्ट करने गया था इसलिए टाइम लगा। क्या बोल रहा है फिगर देखो, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूवेबल आर्म पी क्यू, ये जो आर्म पी क्यू मूव हो रहा है उसका रेजिस्टेंस आर है, ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर शोन इन फिगर। वी अज्यूम दैट द रिमेनिंग आर्म्स क्यू आर
आर एस एंड एस पी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंपेयर टू आर, ये तीन है उसका रेजिस्टेंस काफी कम है, ये जो रोड है ना उसका ही रेजिस्टेंस है पी क्यू का। Thus the overall resistance of the rectangular loop is R and this does not change as PQ is moved। अब देखो ना इसका रेजिस्टेंस है ना इसका है ना इसका है, सिर्फ इसका ही है, तो अगर आप इसको अंदर लेके जाओगे यहाँ तक फिर भी सिर्फ इसका ही रेजिस्टेंस होगा, अंदर लेके आओगे यहाँ तक तो भी सिर्फ इसका ही रेजिस्टेंस होगा। तो हमें सिर्फ वही देखना है कि रेजिस्टेंस है किसका, तो किसका रेजिस्टेंस है बेटा, सिर्फ पी क्यू का। तो करंट इन द लूप, करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बेटा, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय आर। अब देखो ये सिंस अंदर मूव हो रहा है तो इसका E का फॉर्मूला होगा BLV और R उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। Now, on the account of the presence of the magnetic field, there will be a force on the arm PQ। Obvious सी बात है फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, फोर्स इज इक्वल BIL बिल, I इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल I L क्रॉस B and it is directed outwards in the opposite direction of velocity। फोर्स का फॉर्मूला पता है ना बेटा, फोर्स का फॉर्मूला पता है, कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी अंदर लगेगी तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, डन, वो उसे अपोज करने की ट्राई करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू ILB। अभी हमारा I का फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, BLV बाय आर और इनटू LB, तो इसका आंसर क्या आएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर। ओके, नोट दैट दिस फोर्स इज अराइज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज होता है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है अलोंग द रोड एंड द कंसिक्वेंट, along the road and consequent, along the road and consequent, ये कट कर दो, along the road नहीं, consequent को कट नहीं करना है, ये उसके साथ along the road and consequent Lorentz force acting on them। Alternatively, the arm PQ is being pushed with a constant speed V। The power required to do this is, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इंटू वी, तो F क्या निकला हमारा, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर इंटू वी, आंसर क्या आएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर, ये उसका क्या निकलेगा, पावर। अब समझो, आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ये फोर्स कहाँ से आया पता चला, आई एल क्रॉस बी, वो हमने लास्ट चैप्टर 4 में देख लिया था। उसका हमेशा मैग्नेट डायरेक्शन होगा ना वो वेलोसिटी से ऑपोजिट रहेगा, बराबर है। वो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल को यूज करके कर सकते हो, मैं यहाँ पे वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। अब ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें चार्जेस है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहा है और जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी कहाँ पे, रोड में, और जिसके कारण लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस होगा। लॉरेंस फोर्स पता है आपको, क्यूबीबी पता है ना, बस वही फोर्स है। बट सिंस वो क्या है, पूरे रॉड पे लग रहा है, इसलिए उसको मैंने आईएलबी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और दूसरी बात कि भाई अभी उस पे फोर्स लग रहा है तो पावर भी जनरेट होगा, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी 11 का, ये यहाँ पे डेवलप हो गया। डन, पक्का, ओके। इसके अलावा एक और चीज है, अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज कितना निकला आपका E और करंट कितना निकला I, सो PE, E का फॉर्मूला क्या है आपका BVL, अभी आपने पता है, और I का फॉर्मूला क्या है BVL बाय आर, बराबर, पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर, क्या हो जाएगा, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। और यही पावर आपका आगे भी निकला, देख लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, स्मॉल आर यहाँ पे कैपिटल आर, ये तो एक जनरल केस लिया है, जनरल केस लिया है, आर मतलब रेजिस्टेंस, विच इज आइडेंटिकल टू द प्रीवियस इक्वेशन। Thus, mechanical energy which was needed to move the arm PQ is converted into electric, क्योंकि आपको धक्का तो देना पड़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन इनटू थर्मल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसमें करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। आगे समझ में, पक्का। और लास्ट थियरी आज के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट एंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है फैराडे लॉ से हमें क्या पता चलता है कि E इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल टी, बराबर है। बट E का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस,
करंट आपका क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल टी इंटू रेजिस्टेंस आर। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैं नाम दे दिया 2। ये हुआ फैराडे लॉ और ये हुआ ओम्स लॉ। देयरफॉर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, डेल फाई बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी इंटू आर। डेल टी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल फाई इज इक्वल टू डेल क्यू इंटू आर। और इधर से डेल क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल फाई बाय आर, याद रख लेना ये। So induced charge is only depend on the change in flux। चार्ज कितना इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा उस पे डिपेंड करता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सिर्फ मैं ये समझाने की आपको कोशिश करना चाहता हूँ। ओके, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6.8, refer to figure, the arm PQ है, अभी उसको बाहर मूव कर रहे हैं। अब द रेक्टेंगल फील्ड, अब मान लो ये x इज इक्वल टू 0 से मैं यहाँ तक लेके गया x इज इक्वल टू b, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2b। ये पोजीशन b है, ये पोजीशन 2b है, और ये पोजीशन 0 है। 0 से b तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब बाहर आ रही है, और b के बाद यहाँ पे तो 0 मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंसीडर द सिचुएशन जब मैं आर्म को इधर से लेके इधर तक लेके आ रहा हूँ, मतलब 0 से लेके 2b तक लेके आ रहा हूँ, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहा हूँ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, हमें फ्लक्स फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, एंड पावर फाइंड करना है, एंड इस वेरिएशंस को स्केच भी करना, मतलब उसका वो बनाना है, क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाना। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। अब देखो बी बाहर निकल रही है, एरिया भी बाहर निकल रहा है, अब वो अंदर जा रहा है, अब बाहर ले लो, बाहर ऐसे निकल रहा है, एरिया भी अंदर या बाहर दोनों साइड। ये प्लेट है तो अंदर भी ले सकते हो, और एरिया वेक्टर दोनों साइड होता है, ये तो मानते हो। और बी भी बाहर निकल रही है, मतलब दोनों के बीच का क्या होता है, थीटा इज 0, तो बी है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ उसकी क्या है, एल, और उसको मूव कर रहे हैं, तो बी एल एक्स एक्चुअली उसका फॉर्मूला। समझ रहे हो, समझ रहे हो, पक्का। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू बी एल इंटू बी, कहां से, फ्रॉम, क्योंकि आपने कितना मूव किया उसको, बी मूव किया ना आपने, तो फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू बी। समझ में आया, पक्का। और उसके बाद भी फाई इज इक्वल टू बी एल बी रहेगा, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू बी से लेके एक्स इज इक्वल टू 2b। क्यों, यहां से b से 2b गया। बट एक बात मुझे ये बताओ, यहां से लेके ये जो फर्स्ट केस है ना, इट इंक्रीजेस, और ये क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हो, अब लोग सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, 0 हो गया। इसलिए तो जो फ्लक्स यहाँ पे था वही फ्लक्स इनके बीच में, वही फ्लक्स जो उसको खत्म होके आया वही का वही रहेगा। जो यहाँ पे खत्म हो गया फ्लक्स, जो यहाँ पे था वही का वही इस डायरेक्शन में इधर तक रहेगा, क्योंकि बी है ही नहीं। सो एट द एंड जो यहाँ पे फ्लक्स था वही का वही फ्लक्स यहाँ पे रहेगा। क्लियर हो गया, पक्का। अब दूसरी बात, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्लीज नहीं पता चले तो पूछते रहना। अब उसमें दो केस है। पहला केस x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू b, क्योंकि वहां पे b है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे bl b है। ओके, bl b नहीं है, bl b है। ओके,
एक्चुअली वहाँ पे पाई का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। हमें इतनी लेंथ चाहिए, हमें इतनी लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए। मतलब लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब बी एल वी टी होगा। तो देयरफॉर अभी हमें ई फाइंड करना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी पाई बाई डी टी। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी एल वी टी। बी एल वी तो कांस्टेंट है, तो माइनस बी एल वी डी टी बाई डी टी, मतलब वो तो हो गया 1, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी एल वी डी बाई डी टी ऑफ टी बराबर। ये तो 1 हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब तो फिर आगे तो बढ़ना नहीं है। अब हमें फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू बी से लेकर x इज इक्वल टू टू बी। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स चेंज क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ई बी क्या हो जाएगा, जीरो। बात होगी खत्म। समझ में आ गया, पक्का, श्योर, ठीक है, लिख लो चलो इतना जल्दी से। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड की, और वो है फोर्स। तीसरा फोर्स भी फाइंड करना है ना। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, अब सब लोगों को पता है कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। बट ये जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, उसका रीजन है क्योंकि v कहाँ पे निकल रहा है, बाहर के साइड, अंदर के साइड जा रहा था तो फोर्स इस साइड होगा, बट v यहाँ पे जा रहा है इसलिए फोर्स अंदर की साइड रहेगा। तो माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू बी तक। बट फ्रॉम x इज इक्वल टू बी से लेके x इज इक्वल टू टू बी तक फोर्स क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि वहां पे तो b है ही नहीं, सिंस b इज इक्वल टू जीरो और e इज इक्वल टू जीरो, इसलिए। और चौथा पावर हमें फाइंड करना है, वापिस वही, सबसे पहला कहाँ पे, फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू बी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, डन। बट फ्रॉम x इज इक्वल टू बी से लेके x इज इक्वल टू टू बी, पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां पे तो b है ही नहीं, e जीरो, इसलिए b क्या हो जाएगा, जीरो। अब इन सबको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो देखो ग्राफ ये रहा ग्राफ। पहला है फ्लक्स का ग्राफ, आपने फ्लक्स देखा था, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर क्या रहेगा, डिक्रीज। जीरो से लेके टू बी और टू बी से लेके जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इनवर्ड आउटवर्ड दोनों का। गेट द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई यहाँ से अंदर निकाल, पहले बाहर लेके जाओ फिर अंदर लेके जाओ। तो जो आप बाहर लेके गए उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ क्या रहेगा, अंदर लेके आने का रहेगा। ठीक है, देखो इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम दिस एंड देन इट इज मूव्ड x इज इक्वल टू जीरो विद कांस्टेंट, मतलब अंदर लेके गए और बाहर बाहर लेके गए और फिर अंदर लेके आए। तो देखो यहाँ तक का जो ग्राफ होगा ना, ये पहला वाला पार्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ ये होगा। देखो आपको पता है कि पहले जीरो से लेके बी तक फ्लक्स बढ़ा, बी से टू बी कांस्टेंट रहा, वैसे ही टू बी से बी कांस्टेंट रहेगा और फिर वो घट जाएगा। ईएमएफ क्या था, माइनस बी एल भी था, जीरो टू बी, फिर बी टू बी तो कुछ था ही नहीं, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, टू बी कुछ नहीं होगा और बी टू जीरो पॉजिटिव होगा। फोर्स की बात करें, फोर्स भी क्या था, नेगेटिव था, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और बी टू बी कुछ नहीं था। और आफ्टर इनवर्ट लेके गया तो एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये ऑपोजिट क्यों हुआ वो तो पता ही है ना बेटा। हाँ, सेम टू सेम पावर की बात करते हैं, तो पावर तो पॉजिटिव था, तो वो जीरो टू बी रहेगा, बी टू बी कुछ नहीं का, तो वही का वही यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तो ऑपोजिट नहीं है। हाँ, माइनस होता है वो प्लस होगा, प्लस होगा वो माइनस होगा, ये तो प्लस ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ये उसका क्या है बेटा, ग्राफ है। क्लियर हुआ, पक्का, ओके, अच्छे से ग्राफ बनाइए। ओके, दो क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन है, उसके बाद ये लेक्चर को खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन जेडबलई में और एंट्रेंस एग्जाम बहुत पूछा गया है। एन एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। एयरक्राफ्ट तो सबने देखा है, ऐसा होता है ना एयरक्राफ्ट, मैं फिर उसकी विंग स्पैन। अब लो सर, ये जिंदगी में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है, समझ लो ना, ये उसका विंग स्पैन है, कितना है, 40 मीटर का है।
फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी है 1080 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वेलोसिटी है उसकी। 1080 को आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अब सुनना, वेर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, मान लो ये प्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट मतलब क्रॉस अंदर जा रहा है, कितना है बी दिया हुआ है 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये सिर्फ डायग्राम रफ में ठीक है। देन ईएमएफ, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी देखो एक्चुअली बी नीचे जा रहा है, ये समझो, ये बी नीचे जा रहा है और प्लेन ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है बी को काट रहा है और उसके विंग स्पैन भी है, मतलब लेंथ भी उसको काट रही है। तो ये जो हमने आगे का क्वेश्चन किया वैसा ही है ना, भाई ऐसे ऐसे था और ये रोड बाहर निकल रहा था तो वो बी को काट रहा था, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो वो सेम यही टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, बी एल वी। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, डायरेक्शन का कुछ बोला नहीं इसलिए माइनस प्लस मत लिखिए। बी का फॉर्मूला क्या होगा 1.75 इंटू 10⁻⁵, एल की लेंथ है 40 और वी की लेंथ है 300 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट इतना निकलेगा। ओके, ये आपका आंसर, सिर्फ इतना छोटा सा, ठीक है। सेम टू सेम। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या दिया हुआ, रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मतलब ऐसे रन हो रहा है, बराबर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ है ना तो उल्टा हो जाएगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ऐसे मान रहा है, हैज टू पैरेलल रेल्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द रेल्स व्हेन अ ट्रेन पासेस एट द स्पीड ऑफ, अब उसमें से ट्रेन पास हो रही है। अब सबसे पहले तो अब देखो लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर की, समझ रहे हो, स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर की, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ डीप दिया हुआ 60 डिग्री एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पीएच दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला और थीटा दिया हुआ है 60। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा पीएच कॉस थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। क्यों, ट्रेन ऐसे जा रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट को काट के आ रही है ना, जैसा प्लेन वाला था, प्लेन की जगह ट्रेन है, तो हमें बीबी क्या फाइंड करना है, बीबी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। बी एच कितना है 0.3 इंटू 10⁻⁴ और टेन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये 0.3 इंटू 10⁻⁴ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1060 कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा 1.√3 मतलब 1.732। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा बी एल बी, बी कौन सा वी, तो ये तो हमारे पास है बी वी 0.5 इंटू 10⁻⁴, एल की वैल्यू 1 और वी की वैल्यू 25। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। कितना कम वोल्टेज होता है, समझो ट्रेन ऐसे आ रही है, बी ऐसे जा रहा है, उसके बीच में लेंथ चेंज हो रही है ना, टू पैरेलल रेल्स 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे आ रही है, बी नीचे है, वेलोसिटी है, बी नीचे है, वो ट्रेन को आप एक क्या समझ लो, ट्रेन को एक रोड समझ लो, ठीक है। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 मीटर का डिफरेंस है, ये रहा 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ट्रेन ऐसे आ रही है, बी एग्जैक्टली उसका नीचे है, ठीक है। तो कितना जनरेट होगा, तो बी एल बी, बी वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसलिए बी एच टेन थीटा मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आ गया। ये वाला लेक्चर बहुत ही अटपटा सा है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान से पढ़िए, ओके, अच्छे से रिवाइज करिए, ध्यान से रिवाइज करिए, मन लगा के रिवाइज करिए, ओके, टेक केयर।